नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट सेकेंड का चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो, जब किसी नदी में जब जल का प्रवाह होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जल धारा। इसी प्रकार से जब किसी चालक में आवेश का प्रवाह होता है, जैसे हमने ये चालक मान लिया, इस चालक में आवेश का अगर प्रवाह हो रहा है तो उसे हम कहते हैं वैद्युत धारा। आपने परिभाषा लिखी है कि प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश को वैद्युत धारा आई कहते हैं। और ये धारा पूरे परिपथ में सदैव एक समान नहीं रहती है, ये परिवर्ती है। और परिवर्ती धारा की स्थिति में हमें इसको क्या करते हैं? अल्प छोटे छोटे भागों में अल्प समय में चलने वाले आवेश के प्रवाह के आधार पर धारा ज्ञात करते हैं। तो जिसको हम I = डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T अगर परिवर्ती धारा है। अगर स्थायी धारा है, ये स्थायी धारा के लिए सूत्र है, ये परिवर्ती धारा के लिए सूत्र है। और यदि डेल्टा T टेंड्स टू जीरो का मतलब है जब समय बहुत अल्प है, जीरो के लगभग, जीरो नहीं है, जीरो के लगभग, उस स्थिति में I = लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू जीरो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T को हम dQ अपॉन dt लिखते हैं। और किसी भी चालक में आवेश वाहक दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। धारा की दिशा के आधार पर इसके दो रूप हैं, एक दिष्ट धारा और एक प्रत्यावर्ती धारा। तो सबसे पहले हम दिष्ट धारा को समझते हैं। दिष्ट धारा मीन्स डायरेक्ट करंट, और डायरेक्ट करंट को हम डीसी बोलते हैं। और ये अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम शॉर्ट में एसी बोलते हैं। तो जो दिष्ट धारा होती है, इसमें क्या होता है? यदि बहने वाली धारा का परिमाण समय के साथ नियत रहे, इधर समय है इधर धारा है, तो इसका परिमाण समय के साथ नियत रहे, या फिर इसका परिमाण समय के साथ परिवर्तित रहे। समय के साथ क्या परिवर्तित रहे? परिमाण इस रूप में। तो ऐसी स्थिति में ये दिष्ट धारा है। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है कि यदि किसी बहने वाली धारा का परिमाण और दिशा दोनों परिवर्ती हों। कैसे? जैसे इधर समय है और धारा की दिशा धनात्मक में इधर की ओर है और ऋणात्मक में इधर की ओर है, तो ये जो है परिवर्ती धारा है, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों बदल रहे हैं। तो इसे हम एसी करंट बोलते हैं और इसको डीसी करंट बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं ओम का नियम। तो यहाँ पे ओम के नियम में ये बताया गया कि यदि कोई चालक है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई चालक है, ठीक, और यदि इस चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदलें, भौतिक अवस्था का मतलब है इसका ताप है, दाब है या आयतन है, लंबाई, क्षेत्रफल, कोई परिवर्तन ना हो, ऐसी स्थिति में इसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर ही समानुपाती I, मतलब धारा के समानुपाती होता है। यह हम V = IR, जहां पे R क्या है? R एक नियतांक है, नियतांक है जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो V = IR। अब हम प्रतिरोध और प्रतिरोधकता समझते हैं। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, बस बिल्कुल बहुत थोड़ा सा अंतर है। देखिए, R जो प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती होता है, ये प्रायोगिक रूप से देखा गया है। और R जो व्युत्क्रम अनुपात होता है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के। जैसे ये कोई चालक है, तो इस चालक के, ये L लंबाई का चालक है, ये चालक है L लंबाई का, और इसका ये जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है ये A है।
तो इस ए क्षेत्रफल और एल लंबाई के चालक में जो आर होता है वो एल के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रम अनुपात में होता है। इस प्रकार से आर समानुपाती एल अपॉन ए, या हम कह सकते हैं समानुपाती का चिन्ह हटाएं तो कोई नेतांक आएगा, तो आर बराबर रो एल बटे ए। तो हम क्या देखते हैं कि आर है ये प्रतिरोध है और रो है ये है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता जिसे हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस है। अब दोनों में अंतर क्या है कि प्रतिरोध, पहले आप प्रतिरोधकता समझें। प्रतिरोधकता केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। प्रकृति का निर्भर का मतलब है कि ये पदार्थ है, मान लो लोहे का है, तो बस जो इसकी प्रतिरोधकता है या इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो पूरे पदार्थ का, चाहे ये इतना बड़ा ले लो चाहे 10 किलोमीटर लंबा ले लो, इसकी प्रतिरोधकता इतनी रहेगी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन इसका प्रतिरोध ये बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि प्रतिरोध इसके नेचर के साथ साथ, किसके नेचर के? इस पदार्थ के नेचर के साथ साथ, इसकी प्रकृति के साथ साथ इसकी लंबाई और क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। तो ये प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर है। जो धारा घनत्व, धारा घनत्व का मतलब है कि किसी चालक तार के प्रति एकांक क्षेत्रफल, जैसे हमने ये चालक तार मान लिया और इसका इतना अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है। अब इस पूरे अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के बजाय हम इस चालक तार के एकांक क्षेत्रफल की बात करते हैं और एकांक क्षेत्रफल हमने इतना मान लिया। तो इस एकांक क्षेत्रफल से होकर अभिलंबवत बहने वाली धारा, अभिलंबवत तो हो गई कि अगर ये इस तरीके से चालक है तो धारा कैसी बहेगी? इसके ठीक लंबवत। मतलब धारा की अगर हम दिशा एक तरीके से ये मान लें तो ये इस तरीके से, तो ये प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। और धारा घनत्व का सूत्र है J = I/A। और धारा घनत्व सदैव सदिश राशि है जो कि जिसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। हाँ, यहां पे हम एक और बात बताएं कि अधिकांशतः ये होता है कि धारा की दिशा क्या है। तो देखो, धारा की दिशा 3 प्रकार से देखी जाती है। एक तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत धारा की दिशा होती है। दूसरा नंबर, धन आयनों के प्रवाह की दिशा में धारा की दिशा होती है। और तीसरा पॉइंट है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में धारा की दिशा होती है। ओम के नियम का वैकल्पिक रूप क्या है कि अगर कोई चालक है, ठीक, और ये चालक है और ये L लंबाई का चालक है और A अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है और इस अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V है और इसमें बहने वाली धारा I है, तो इस स्थिति में E बराबर IR। परंतु आप जानते हैं कि V बराबर E × L, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध का सूत्र, तथा R बराबर रो एल बटे ए, R बराबर रो एल बटे ए, ये दोनों वैल्यू यहां रख दो। तो E × L बराबर I रो एल अपॉन ए। अब इसमें देखो क्या कटेगा, L से L कट जाएगा, ठीक है। अब हम यहां पे क्या करते हैं, तो E और दूसरा, परंतु I बटे ए बराबर होता है धारा घनत्व J, तो ये वैल्यू धारा घनत्व J, तो E बराबर J × रो, J I बटे ए की जगह J और ये रो J × रो, परंतु रो बराबर 1 बटे सिग्मा, जहां पर रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, और सिग्मा क्या है? चालकता, उसकी कंडक्टिविटी। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा E बराबर J और यहां पर कितना हो जाएगा? × 1 बटे सिग्मा, या J बराबर हो जाएगा सिग्मा × E। ये एक संबंध निकल आया। ये ओम के नियम का वैकल्पिक रूप है। अब हम पढ़ते हैं मीन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ। क्या होता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी धनायन से टकराता है
और टक्कर के बाद फिर दूसरे से टक्कर करता है, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच जो दूरी तय की जाती है उसे हम कहते हैं माध्य मुक्त पथ। इसी के साथ अगर दो क्रमागत टक्करों के बीच जो समय लगता है उसे हम कहते हैं श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम। इसके बाद अनुगमन वेग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अनुगमन वेग क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। देखिए, जब कोई चालक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं चालक में, और लेकिन इनके चालक के सिरों पर अगर किसी भी दिशा में धारा देखी जाए तो वो शून्य होगी। क्यों शून्य होगी? क्योंकि किसी भी दिशा में इनका औसत ऊष्मीय वेग शून्य होता है इलेक्ट्रॉनों का, क्योंकि कोई चालक है और इस चालक में अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, किसी का इधर वेग है, किसी का इधर है, किसी का इधर है, किसी का इधर है, तो इनका औसत ऊष्मीय वेग शून्य होता है। लेकिन जब हम इनके सिरों पर विभवांतर लगा देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन, पहले औसत ऊष्मीय वेग होता कितना है? ये होता है लगभग 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड, 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन जब इसको बैटरी से जोड़ा जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन एक नियत सूक्ष्म वेग ही प्राप्त कर पाते हैं, जिसकी वैल्यू होती है लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड। समझो कितनी अल्प है। और इसी सूक्ष्म वेग को हम कहते हैं अनुगमन वेग। अब हम पढ़ते हैं वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। वैद्युत धारा I तथा अनुगमन वेग Vd में संबंध। कोई चालक तार है और इस L लंबाई के चालक तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है और इसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर V है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में है। तो इलेक्ट्रॉनों की दिशा किधर होगी? वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं, इनकी जो मिनिमम वेलोसिटी है उस जिसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd, ये किधर की ओर है? इधर की ओर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव कर रहे हैं। अब देखो, L लंबाई तथा A क्षेत्रफल के अगर हम चालक का आयतन निकालें, चालक का आयतन, तो आयतन कितना होगा? क्षेत्रफल इंटू लंबाई, चालक। अब एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि स्मॉल n है तो इतने आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो Al आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaL हो जाएगी। अब टोटल इलेक्ट्रॉन इतने हैं, टोटल एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है स्मॉल e, तो इसलिए Na इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश कितना हो गया? NaL इंटू E। ठीक है। अब इस चालक को अगर पार करने में लगा समय t हो तो t बराबर क्या होगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? L। चाल कितनी है? Vd। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। अब आप जानते हैं कि धारा I बराबर क्या सूत्र होता है? Q बटे T। तो हम Q की वैल्यू रख दें NaL और इंटू E बटे T की वैल्यू रख दो L अपॉन Vd। अब L से L काट दो तो ये कितना हो जाएगा? NaE और Vd। I बराबर, या हम इसको लिख सकते हैं I बराबर NeAVd। ये वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध का सूत्र है। हम पढ़ते हैं गतिशीलता, मोबिलिटी।
मोबिलिटी का मतलब है कि किसी आवेश वाहक, चाहे वो धन हो या ऋण हो, द्वारा प्रति एकांक क्षेत्र में प्राप्त अनुगमन वेग उसकी मोबिलिटी होती है, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं म्यू बराबर वी डी बटे ई। अब हम पढ़ने वाले हैं ओम अनुगमन वेग के आधार पर हमें ओम के नियम की व्युत्पत्ति करनी है। तो हमने मान लिया एल लंबाई का कोई चालक है, जिस एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का कोई चालक है, सिरों पर भी विभवांतर लगाया जाता है। तो चालक के सिरों पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो ये है, और अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं अनुगमन वेग वीडी से। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र E बराबर V अपॉन L। अब जब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर इतना वैद्युत क्षेत्र लगेगा तो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगेगा, और उस बल की दिशा होती है इलेक्ट्रॉन के कारण EE। वैसे तो F बराबर QE होता है, लेकिन Q की जगह पर हमने स्मॉल e कर दिया, EE। इसे हम कर दिया EV अपॉन स्मॉल l। और जब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर इतना बल लग रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन पर एक त्वरण उत्पन्न होगा, और उस त्वरण की दिशा E बराबर F बटे M के आधार पर EV बटे ML, ये त्वरण की दिशा हो गई। ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम न्यूटन का गति का प्रथम समीकरण लगाते हैं। गति का प्रथम समीकरण, और प्रथम समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस ए टी। इस समीकरण से अगर हम पहले इलेक्ट्रॉन के लिए निकालें कि उसके द्वारा प्राप्त अनुगमन वेग कितना है, तो पहले के द्वारा हमने vd1 कर दिया बराबर u की जगह पे ऊष्मीय वेग, प्रारंभ में तो इनके पास ऊष्मीय वेग है u1, और प्लस a इसका त्वरण है, और t की जगह पे हमने लिख दिया टाउ, और वो भी टाउ 1। ये प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए है। इसी प्रकार से हम अन्य इलेक्ट्रॉनों के लिए निकाल सकते हैं। अगर हम सभी n इलेक्ट्रॉनों के लिए निकालें, सभी स्मॉल n इलेक्ट्रॉनों के लिए निकालें, तो ये कितना हो जाएगा? टोटल Vd बराबर कितना हो जाएगा? इन सबको हम जोड़ दें तो u1 प्लस a टाउ t1 प्लस u2 प्लस a टाउ 2 प्लस un प्लस a टाउ n पूरे के बटे स्मॉल n। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसी को आगे सॉल्व करते हैं। हमने क्या किया, तो बराबर हमने यहां पे क्या कर दिया, u1 प्लस u2 प्लस डॉट डॉट और बटे n, और प्लस a कॉमन आ जाएगा इस पूरे पद में, सबको अगर जोड़ कर दो टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट टाउ n, और यहां पे un और पूरे के बटे n। ये क्या है? सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग जो कि शून्य होता है। हमने शुरू में इसके बारे में समझ लिया, और अब भी आपको बताएं कि औसत ऊष्मीय वेग शून्य होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का औसत चाल शून्य नहीं होती है। ये भी चाल मीन्स परिमाण, हाँ, क्योंकि ऊष्मीय वेग आ गया तो उसमें दिशा भी समाहित हो गई। प्लस a, अब हमने इसका टोटल कर दिया टाउ, तो ये हो गया vd बराबर a टाउ। अब हमने क्या किया, a की वैल्यू रख दी, a की वैल्यू ev बटे ml और इंटू टाउ, ये vd बराबर निकल आया। इसके बाद इसके बाद अब आप जानते हैं कि धारा I बराबर एन ई ए वी डी, तो हमने यहां पे वी डी की वैल्यू रख दी एन ई ए वी टाउ बटे एम एल, ये I बराबर निकाल आया। अब हम क्या करते हैं इसमें कि I और V से मतलब रखते हैं, मतलब हमें V अपॉन I पता करना है, तो V ऐसे ही बना रहने दो, I को इधर ले गए और शेष राशि का इधर पक्षांतर कर दिया, तो क्या हुआ, अब आप देख रहे होंगे कि एम एल इधर जाएगा तो एम एल हो गया बटे
एन, ई का गुणा ई में एन ई स्क्वायर, ए का ए और टाउ का टाउ, ये निकल आया। और एक निश्चित ताप पर या नियत ताप के लिए एम एल बटे एन ई स्क्वायर ए टाउ, इसे हम प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। जहां पर इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान है, ये इलेक्ट्रॉनों का आवेश है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये चालक की लंबाई है, ये चालक का क्षेत्रफल है, और ये इलेक्ट्रॉनों की धन आयनों से टक्कर में लगा समय दिया गया है। तो ये टोटल प्रतिरोध ही तो हो गया, चालक ही का तो सब कुछ दिया गया है जो कि उसको प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। हमने यहाँ पे मान लिया प्रतिरोध है, तो इसलिए V अपॉन I बराबर क्या हो गया? R। लेकिन हमने इसको क्या लिखना चाहिए? नियतांक। और हमने आपको वैसे ही बता दिया, ये हो गया ओम के नियम का। अब यहाँ पे अगर आप नियतांक ना लिखते तो ये प्रतिरोध की परिभाषा हो जाती, लेकिन हमें ओम का नियम सिद्ध करना है, इसलिए हमने V अपॉन I बराबर R नियतांक लिख दिया। अब हम पढ़ने वाले हैं ओम के नियम की सीमाएं। तो इनकी लिमिटेशन क्या है कि सभी पदार्थों के लिए जिनका V और I का अनुपात नियत है, अर्थात V और I के बीच ग्राफ एक सीधी रेखा है, तो ऐसे चालकों को ओमीय चालक या ओमीय परिपथ कहते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो जिनमें V और I का अनुपात नियत नहीं है, उन्हें हम अनओमीय चालक या अनओमीय परिपथ कहते हैं। अनओमी में जैसे डायोड है, बल्ब है, थर्मिस्टर है, तो ये प्रदर्शित करते हैं अनओमीय को। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको पता ही है कि प्रतिरोधकता और R, एक सूत्र है R बराबर रो एल अपॉन ए, जो ये प्रदर्शित करता है कि प्रतिरोधकता जो होती है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, जबकि प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति के साथ साथ उसके विस्तार पर भी निर्भर करता है। ये अंतर बहुत समझने की बात है प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में। तो अब बात करते हैं कि प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो, एक सूत्र है RT इक्वल टू R01 प्लस अल्फा टी, जहां पर अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक। अब आप जानते हैं कि R बराबर रो एल अपॉन ए। ये सूत्र हमें ये बताता है कि जब हम किसी पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से इन सब में परिवर्तन होता है, लेकिन L और A में परिवर्तन लगभग नगण्य होता है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो परिवर्तन होता है वो इसकी प्रकृति में परिवर्तन होता है। प्रकृति मीन्स प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। तो इसलिए हम R समानुपाती रो लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला जो हो जाएगा वो रो टी इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी, ये फॉर्मूला बन गया। अब हम प्रतिरोधकता पे सबसे पहले जानते हैं कि धातुओं पर प्रतिरोधकता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले धातुओं की बात करते हैं। नंबर पहला, धातु। धातुओं के लिए प्रतिरोधकता जो आपकी रो बराबर एम बटे एन एन ई स्क्वायर टाउ, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। अगर ये नहीं पढ़ा है तो आपने ये पढ़ा होगा आर बराबर एम एल बटे एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये पढ़ा है। तो इसी में बस एल और ए हटा दिए हमने, तो ये रो फॉर्मूला निकल आया। अब इसमें देखो, किसी धातु के लिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन पे आवेश, ये नियत रहेगा जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा। लेकिन टाउ जो श्रांति काल है इसमें परिवर्तन होगा, तो रो समानुपाती 1/टाउ। परंतु एक सूत्र होता है, टाउ माने समय, श्रांति काल, जो होता है औसत दूरी या माध्य मुक्त पथ बटे VRMS, मतलब औसत वेग।
जिसे हम इसे प्रदर्शित करते हैं लैम्डा वार से और इसे प्रदर्शित करते हैं VRMS से। तो जब किसी धातु का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो सबसे पहले उसका औसत वेग बढ़ता है इलेक्ट्रॉनों का। जब औसत वेग बढ़ता है उसकी तुलना में औसत जो मुक्त पथ है ये घटता है। तो ये जब बढ़ेगा तो ये मान घट जाएगा, व्युत्क्रम अनुपात है, और जब ये घट जाएगा तो ये मान बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से इसके कम होने से इसका मान क्या हो गया, अधिक। इसका मतलब है कि ताप बढ़ने पर धातुओं की प्रतिरोधकता बढ़ती है। सबसे ज्यादा जो प्रतिरोधकता होती है वो चांदी की होती है। इसी कारण से चांदी सबसे अच्छा चालक माना गया है आवेश प्रवाह के लिए। अब हम बात करते हैं मिश्र धातुओं के लिए। तो देखो मिश्र धातुओं के लिए भी सेम यही है, बस अंतर इतना है कि धातुओं में ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता ज्यादा बढ़ जाती है, जबकि मिश्र धातुओं के कारण अपेक्षाकृत कम। अब बात करते हैं अर्धचालक की। अर्धचालक क्या होते हैं, पहले तो अर्धचालक समझें। अर्धचालक वे हैं जिनकी चालकता पहले शून्य होती है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनकी चालकता बढ़ जाती है। तो पहले ये अचालक की भांति काम करते हैं, बाद में ये चालक की भांति काम करते हैं। तो टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि इनका श्रांति काल तो घटता है, लेकिन साथ साथ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है तो रो समानुपाती 1/n इंटू टाउ। तो इनकी तुलना में ये मान ज्यादा बढ़ जाता है। जब ये बढ़ जाता है तो रो का मान कैसा हो गया, कम। इसका मतलब है कि इनकी प्रतिरोधकता अर्धचालकों की घट जाती है। अब बात करते हैं अतिचालक। अतिचालक की बात करते हैं। अतिचालक पदार्थ जो होते हैं उनमें पहले जैसे ये टेम्परेचर है और अगर हम इधर से रो है, इनकी चालकता जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो पहले तो चालकता घटती है और एक निश्चित टेम्परेचर पर ये चालकता घटकर शून्य हो जाती है। इस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे ये घटकर शून्य होती है उसको हम कहते हैं क्रांतिक ताप। और तब जब इसकी चालकता शून्य हो जाती है तो फिर इस घटना को हम कहते हैं अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी। और ये वर्तमान में लगभग 125 केल्विन पर सुपर कंडक्टिविटी की स्थिति देखी गई है और वैज्ञानिक इसको रूम टेम्परेचर पे करने के प्लान में है। अगर इसमें कामयाब हो जाते हैं तो विश्व की ऊर्जा की जरूरत तो अनंत काल तक पूरी हो जाएगी। और ये बहुत बड़ी खोज हॉलैंड के वैज्ञानिक थे ऑनस, जिन्होंने 1911 में इसकी खोज की थी। तो ये है सुपर कंडक्टिविटी। अब हम बात करते हैं वैद्युत ऊर्जा। तो देखो बैटरी से प्राप्त ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा होती है, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि उस ऊर्जा से धनायनों से टक्कर करते हैं और उस ऊर्जा को खो देते हैं। तो धनायन के पास लगातार टक्कर होने से उनका टेम्परेचर बढ़ता है। उनका टेम्परेचर बढ़ने से उसी पे आधारित तो बहुत से उपकरण काम करते हैं, जैसे अपना विद्युत बल्ब है, अपना हीटर है, पानी गर्म करने की रॉड है, ये सब इसी पे तो काम करते हैं। इसी के बाद इसका सूत्र है ऊर्जा W बराबर Q इंटू V। लेकिन परंतु Q बराबर आप जानते हैं IT होता है, तो इसलिए W बराबर कितना हो गया, VIT। अब आप V के मान रख दो और I के मान V बराबर IR, तो W बराबर, चूंकि V बराबर IR तो W बराबर हो गया I² RT। और यदि I का मान रख दो तो W बराबर I बराबर V/R रख दो और इंटू T, तो ये हो गया V²/R इंटू T। तो इस तरीके से हम वैद्युत ऊर्जा के सूत्र निकाल सकते हैं। अब वैद्युत शक्ति आती है, तो आप जानते हैं कि कार्य करने की समय दर को हम वैद्युत शक्ति कहते हैं, P बराबर W/T।
अब W की जिस सब मान रख दो, P का मान निकल आएगा। ठीक है, अब एक यूनिट क्या होता है? एक यूनिट 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा जो 1 किलोवाट शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है, उसे हम कहते हैं 1 यूनिट। और 1 यूनिट अगर हम संख्या निकालें, यूनिटों की संख्या, तो 1 यूनिट वाट गुणा घंटे बटे 1000, ये फॉर्मूला है आपका। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।